जी बच्चे, सबसे पहला टॉपिक जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज हार्ट फेलियर। ठीक हो गया। हार्ट फेलियर क्या होता है? बहुत सिंपली अगर मैं इसको डिफाइन करूं, बिल्कुल सिंपली, कभी भी आपसे वाइवा में पूछा जाए, सिंपल तरीन डेफिनेशन बतानी है, कोई अफलातून बनने की जरूरत नहीं है। जितना आप कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन बताएंगे उतना फंसेंगे। हार्ट फेलियर की सिंपल डेफिनेशन है फेलियर ऑफ, मैं यहाँ पे लिख के दे देता हूँ, फेलियर ऑफ पंपिंग एबिलिटी ऑफ हार्ट। ठीक है बच्चे, हार्ट का प्राइमरी काम क्या है? ब्लड को पंप करना। तो हार्ट अगर अपना ब्लड जो है वो पंप कर नहीं पा रहा, फेलियर ऑफ पंपिंग एबिलिटी हो गई है, तो इसका मतलब है हार्ट अपने फेलियर में चला चुका है, जा चुका है। अब आपको सबसे पहले ये बताऊं कि हार्ट फेलियर की चार तरह की क्लासिफिकेशन एग्जिस्ट करती है। अगर आप लोगों को ये क्लासिफिकेशन समझ आएगी तो ही फिर हम लोग इसका स्टेप वाइज, मतलब हर डिजीज के अकॉर्डिंग जो है वो ट्रीटमेंट पढ़ सकेंगे। तो आए बच्चे, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसकी क्लासिफिकेशन कौन कौन सी है। हार्ट वेंट्रिकल, हार्ट फेलियर की क्लासिफिकेशन है वेंट्रिकल्स की बेस पे कि कौन कौन से वेंट्रिकल्स इन्वॉल्व हैं। नंबर टू पे बच्चे जो इसकी क्लासिफिकेशन है वो है अकॉर्डिंग टू, मतलब प्रेशर चेंजेस के कौन से प्रेशर की इन्वॉल्वमेंट है। नंबर थ्री पे बच्चे इसकी है कि टाइम ड्यूरेशन क्या है, किस हिसाब से इन्वॉल्वमेंट है। और चौथे नंबर पे बच्चे जो है उसको हम सिंपली उसका नाम दे देते हैं हाई आउटपुट कार्डियक फेलियर। ठीक हो गया। अब आप लोग देखें इनकी सब क्लासिफिकेशन क्या है। वेंट्रिकल्स की बेस पे बच्चे आपके तीन तरह की हार्ट फेलियर बनते हैं, राइट वेंट्रिकुलर फेलियर, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर और बाय वेंट्रिकुलर फेलियर। दूसरा बच्चे आप लोग देखें प्रेशर की बेस पे फर्दर टू बनते हैं, डायस्टोलिक हार्ट फेलियर और सिस्टोलिक हार्ट फेलियर। उसके बाद बच्चे आ गया टाइम ड्यूरेशन। टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से आपके बनते हैं एक्यूट क्रॉनिक, एक्यूट हार्ट फेलियर और क्रॉनिक हार्ट फेलियर। और जो हाई आउटपुट है बच्चे उसकी कोई एज सच क्लासिफिकेशन एग्जिस्ट नहीं करती। अब मैं आप लोगों को इनकी एक एक एग्जांपल देता जाता हूं। जो वेंट्रिकुलर वाले हैं और हाई आउटपुट वाला है, इनको हम लोग इधर ही डिस्कस कर लेंगे। लेकिन डायस्टोलिक, सिस्टोलिक और एक्यूट और क्रॉनिक का मैं आप लोगों को क्लिनिकल इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बताऊंगा जो कि आप लोगों को बहुत इंशाल्लाह ताला काम आएंगे। सबसे पहले बच्चे ये देखें कि राइट वेंट्रिकुलर फेलियर कब हो सकता है। छोटी सी एक एग्जांपल, अगर पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो, सिवियर किस्म की पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो, कोई रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज हो सकती है जिसके अंदर लंग्स अपना काम नहीं कर रहे, जिसकी वजह से बैक प्रेशर डेवलप हो रहा है, या आप ये कह लें पल्मोनरी एम्बोलिज्म अगर एक बंदे को हो गया है, तो उसकी वजह से भी कॉर पल्मोनेल बेसिकली हम लोग राइट साइडेड हार्ट फेलियर को कहते हैं। ठीक है, जो कि लंग्स के बैक प्रेशर जो लगता है पल्मोनरी आर्टरी पे, पल्मोनरी आर्टरी का जो प्रेशर होता है वो एक्सर्ट होता है राइट वेंट्रिकल पे, तो राइट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर हो सकता है। अब आ जाओ लेफ्ट वेंट्रिकल पे, तो लेफ्ट वेंट्रिकल का फेलियर बच्चे कब हो सकता है? बहुत छोटी सी एग्जांपल देता हूं। अगर किसी बंदे को एओर्टिक स्टेनोसिस है, ठीक है, एओर्टिक स्टेनोसिस है किसी बंदे को, तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर हो सकता है। बाय वेंट्रिकुलर फेलियर कब हो सकता है? तो इसकी कॉमन एग्जांपल बच्चे आपकी टिप्स पे होनी चाहिए, ये अक्सर बच्चों को नहीं आती। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी के अंदर, सॉरी मेरी राइटिंग बड़ी गंदी आ रही है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी के अंदर बाय वेंट्रिकुलर फेलियर जो होता है राइट और लेफ्ट साइड के वेंट्रिकल दोनों का कॉमन होता है। उसके बाद बच्चे मैं आता हूं हाई आउटपुट वेंट्रिकुलर फेलियर पे। जो हाई कार्डियक आउटपुट हार्ट फेलियर होता है, बेसिकली ये किन डिजीजेस में कॉमन होता है? सबसे पहले आपको तीन डिजीजेस के नाम टिप्स पे होने चाहिए। टिपिकल वाइवा का, प्रॉफ का, जिधर का क्वेश्चन बनाना बना लो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिवियर किस्म का एनीमिया हो जैसे 5 HB या 4 HB वाला, तो आपको अल्लाह ना करे उस बंदे को हाई आउटपुट कार्डियक फेलियर हो सकता है। नंबर टू बच्चे, थायरोटॉक्सिकोसिस के अंदर हाई आउटपुट कार्डियक फेलियर हो सकता है। बच्चे हम लोग इनकी रीजंस के अंदर नहीं जाने वाले अभी कि हाई आउटपुट फेलियर इन कंडीशंस के अंदर क्यों होता है। ये डिजीजेस जब हम लोग रिस्पेक्टिवली पढ़ेंगे तो उसमें हम स्टडी करेंगे कि इन डिजीजेस में हाई आउटपुट कार्डियक फेलियर क्यों होता है। ठीक है, तीसरी जो आपकी कंडीशन है दैट इज बेरी बेरी। व्हाट इज बेरी बेरी? बच्चे बेरी बेरी जो होती है बेसिकली तीन तरह की होती है, वेट बेरी बेरी, ड्राई बेरी बेरी और इन्फेंटाइल बेरी बेरी। थायामिन एक विटामिन है दैट इज नोन एज विटामिन B1। अगर आप लोग पॉलिश्ड राइस खाएंगे तो विटामिन B1 का लॉस होगा। अगर अनपॉलिश्ड राइस खाएंगे तो थायामिन आपकी बॉडी में आसानी से पहुंचेगा। तो बेरी बेरी एक ऐसी डिजीज है जो कि थायामिन के साथ एसोसिएटेड है और वेट बेरी बेरी के अंदर हाई आउटपुट कार्डियक फेलियर हो जाता है। चलो अब मैंने आप लोगों को ये तो बता दिया।
अब हम लोग आते हैं बच्चे अपने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, दैट इज कि खास तौर पे ये वाला टॉपिक कैप्लान के अंदर बहुत अच्छे से दिया हुआ है कि डायस्टोल, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पे लिखवा रहा हूँ तो फिर आप लोगों को वहां से करने की जरूरत नहीं है, और कैप्लान वाले बच्चे भी ये वाली बातें फर्दर नोट कर सकते हैं। डायस्टोलिक हार्ट फेलियर और सिस्टोलिक हार्ट फेलियर के डिफरेंसेस क्या होते हैं? यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डायस्टोलिक, ठीक हो गया, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सिस्टोलिक, और यहाँ पे बच्चे साइड पे मैं इनके फीचर्स को एन्यूमरेट करूंगा, तो आप लोग एक एक करके ये सारे फीचर्स लिखते जाएं। चलो जी एक सेकेंड। यस, सबसे पहला बच्चे एज, कौन सा एज ग्रुप कॉमनली इन्वॉल्व होता है? बच्चे पहले एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करता चलूं, अगर आप लोगों को फर्स्ट एड की बात भूल गई है। डायस्टली बच्चे बेसिकली रिलैक्सेशन का फेज होता है। अच्छा, एक बात आपको मैं बता दूं कि जब भी हम लोग डायस्टलिक या सिस्टोलिक हार्ट फेलियर की बात करते हैं, या जब भी हार्ट की डायस्टली या सिस्टली की बात कर रहे होते हैं, तो बेसिकली हम हार्ट के वेंट्रिकल्स की बात कर रहे होते हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द एट्रिया ऑफ हार्ट, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया है कि जो आपका फाइनल चेंबर है जिसने कंट्रैक्टाइल एक्शन के थ्रू ब्लड को पुश करना है, वो वेंट्रिकल्स हैं, वो एट्रिया नहीं है। ये बात आपने मेरी कान खोल के सुननी है। मैं दोबारा बता रहा हूं कि वेंट्रिकल्स के लिए हम लोग डायस्टली सिस्टली का कॉमनली वर्ड यूज कर सकते हैं, एट्रिया के लिए भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम लोग एट्रिया को कॉमनली इग्नोर करते हैं। तो डायस्टोलिक सिस्टोलिक फेलियर का मतलब है कि बेसिकली डायस्टोलिक फेलियर ऑफ वेंट्रिकल या सिस्टोलिक फेलियर ऑफ वेंट्रिकल। डायस्टली में वेंट्रिकल रिलैक्स होता है और उसके अंदर ब्लड आके भरता है, उसके अंदर फिलिंग होती है। डायस्टोलिक प्रेशर इज एक्चुअली अ फिलिंग प्रेशर। सिस्टोलिक जो होता है बच्चे, सिस्टोलिक प्रेशर इज बेसिकली द कंट्रैक्टाइल प्रेशर, जिस फोर्स के साथ वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ब्लड को पुश करने के लिए, इसको हम लोग सिस्टोलिक कह देते हैं। ठीक है, अब आप लोग ये देखो, डिफरेंसेस लिखना स्टार्ट करो। एज ग्रुप डायस्टोलिक हार्ट फेलियर में जो कॉमनली इन्वॉल्व है बच्चे, वो फ्रीक्वेंटली एल्डरली की इन्वॉल्वमेंट होती है, जो कि काफी ज्यादा बड़े लोग होते हैं। ठीक हो गया, लेकिन सिस्टोलिक फेलियर के अंदर ज्यादा कॉमनली ऑल एजेस इन्वॉल्व हो सकती हैं, लेकिन इसके अंदर भी हमें जो टिपिकल ट्रेंड मिलता है वो मिलता है 50 टू 70 ईयर्स का। उसके बाद बच्चे आप आ जाओ अगर जनरल प्रीडिस्पोजिशन के ऊपर, तो डायस्टोलिक ज्यादा कॉमन है फीमेल्स के अंदर। मैं लिख रहा हूं मोर फीमेल, जिसका ये मतलब नहीं है कि मेल में हो नहीं सकता, हो सकता है। और मोर जो होता है कॉमन सिस्टोलिक जो होता है वो मेल्स के अंदर होता है। नेक्स्ट डिफरेंस पे बच्चे अगर आप लोग आए, तो बेसिकली आप लोग देखें कि लेफ्ट वेंट्रिकल की इजेक्शन फ्रैक्शन कितनी होती है। मैं दोबारा ये बता रहा हूं, लेफ्ट वेंट्रिकल की इजेक्शन फ्रैक्शन कि उसको जितना ब्लड आ रहा है वो उसमें से कितना प्रोड्यूस, उसको कितना पंप कर रहा है, इसको हम इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक हो गया, तो इजेक्शन फ्रैक्शन जो होते हैं बच्चे डायस्टोलिक हार्ट फेलियर में यूजुअली प्रिजर्व्ड रहती है। बच्चे नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन की वैल्यू मैं आप लोगों को बता दूं ताकि आप लोगों को फिर बात में समझ आए। नॉर्मली इजेक्शन फ्रैक्शन जो होती है ना, वो 55 टू 60% होती है। ठीक है, तो डायस्टोलिक के अंदर यूजुअली प्रिजर्व्ड रहती है, कम होती है लेकिन इतनी कम नहीं होती कि मतलब बंदे का दिल धड़कना ही खत्म हो जाए। तो आप ये देखें कि तकरीबन 40% होती है, या 40 से थोड़ी सी हायर होती है। सिस्टोलिक में अगर आप आए तो आपको इजेक्शन फ्रैक्शन हमेशा डिप्रेस्ड मिलेगी, यानी कि कम मिलेगी, प्रिजर्व नहीं मिलेगी, और 40% से कम मिलती है। चौथे फीचर पे बच्चे अगर आप लोग आए, तो दैट इज के लेफ्ट वेंट्रिकल की कैविटी का साइज जो होता है वो कितना होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल की कैविटी का साइज। अच्छा बच्चे ये बता दूं कि लेफ्ट वेंट्रिकल की कैविटी का साइज मैं आप लोगों को यहाँ पे वैल्यू नहीं लिखवाऊंगा, ना आप लोगों के लिए वो जरूरी है, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि वो डायलेट करती है या नॉर्मल ही रहती है। बच्चे डायस्टोलिक फेलियर के अंदर यूजुअली जो होती है वो नॉर्मल रहती है। ठीक हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल की कैविटी, लेकिन सिस्टोलिक हार्ट फेलियर के अंदर ये यूजुअली डायलेट कर जाती है। ये वाली बात आपने याद रखनी है। ठीक हो गया, उसके बाद बच्चे नेक्स्ट आप लोग ये देखें, जो नेक्स्ट डिफरेंस आता है, लेकिन हाँ एक बात बता दूं कि अगर कभी डायस्टोलिक हार्ट फेलियर में हार्ट की कैविटी इफेक्ट होनी हो, तो फिर उसकी कॉन्सेंट्रिक हाइपरट्रफी हो सकती है। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक हाइपरट्रफी। अब आप लोगों को मैं ये डिफरेंसेस लिखवा दूं ना, फिर मैं आपको लिखवाता हूं कि हाइपरट्रफी की दो स्पेसिफिक टाइप्स कौन सी होती हैं जो कि हार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको आखिर में बताता हूं। उसके बाद बच्चे आप आए, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रफी ऑन इकोकार्डियोग्राफी, LVH मैं यहाँ पे लिखूंगा। LVH का मतलब है लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, और आपको पता होना चाहिए कि ये हम हमेशा इको पे अप्रिशिएट कर सकते हैं। तो डायस्टोलिक के अंदर यूजुअली प्रेजेंट होती है। ठीक हो गया, मैं यहाँ पे UFU लिख रहा हूँ,
और इसके अंदर समटाइम्स प्रेजेंट होती है, जरूरी नहीं होता कि हर दफा प्रेजेंट हो। उसके बाद बच्चे आप लोगों को नेक्स्ट डिफरेंसेस अगर लिखवाऊं तो उसके अंदर आता है कि चेस्ट रेडियोग्राफी का क्या डिफरेंस यहाँ पे बनता है डायस्टोलिक के अंदर, सिस्टोलिक के अंदर। ये मैं दोबारा यहाँ पे टेबल बना के लिख रहा हूँ। तो चेस्ट रेडियोग्राफी के डिफरेंसेस बच्चे आप देखें कि डायस्टोली के अंदर यूजुअली आपको कंजेशन मिलती है, ठीक हो गई, और विद और विदाउट कार्डियोमेगेली। जरूरी नहीं होता कि हार्ट का जो साइज है वो ओवरऑल भरा हो। बच्चे देखें, लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रफी हो सकती है, लेकिन कार्डियोमेगेली एक ऐसी टर्म है जो कि हम लोग यूज करते हैं कि पूरे का पूरा हार्ट तो कहीं स्वेल नहीं किया हुआ, ठीक हो गया। तो आपने ये देखना है कि डायस्टोलिक फेलियर के अंदर कार्डियोमेगेली यूजुअली हो भी नहीं होती, मतलब यूजुअली नहीं होती, लेकिन हो भी सकती है, ठीक है। लेकिन सिस्टोलिक के अंदर बच्चे कार्डियोमेगेली होती है, ठीक है, ये आपको यूजुअल फाइंडिंग मिलती है। उसके बाद बच्चे आखिरी डिफरेंस के ऊपर अगर आप आ जाएं तो दैट इज बेसिकली गैलप रिदम। गैलप रिदम क्या होता है, मैंने बड़े अच्छे तरीके से आप लोगों को लेक्चर्स में बताया था। S3 हार्ट साउंड और S4 हार्ट साउंड दोनों को हम लोग गैलप रिदम कहते हैं। तो डायस्टोलिक हार्ट फेलियर के अंदर S4 प्रेजेंट होता है और सिस्टोलिक के अंदर S3 प्रेजेंट होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जो S3 हार्ट साउंड होती है वो यंग लोगों में तो नॉर्मल होती है, लेकिन डिजीज कंडीशन में भी प्रेजेंट हो सकती है, लेकिन S4 कभी भी नॉर्मल नहीं होती, ये हमेशा पैथोलॉजिक होती है। तो अब मैंने आप लोगों को ये डिफरेंसेस बड़े अच्छे से लिखवा दिए। आई होप कि आप लोग अब डायस्टोलिक और सिस्टोलिक हार्ट फेलियर्स को डिफरेंशिएट कर सकेंगे इन फीचर्स की बेस पे। उसके बाद बच्चे आप लोगों को ये बता दूं कि हार्ट के चेंबर की कंसेंट्रिक और एक्सेंट्रिक हाइपरट्रफी से क्या मुराद है। जरा गौर से देखिएगा, यहाँ पे मैं कंसेंट्रिक और यहाँ पे एक्सेंट्रिक शो करूंगा। एज्यूम कीजिए कि ये लेफ्ट वेंट्रिकल का ल्यूमेन है, ये भी लेफ्ट वेंट्रिकल का ल्यूमेन है। कंसेंट्रिक हाइपरट्रफी से बच्चे मुराद ये होगा कि पूरी की पूरी वॉल जो है उसकी हाइपरट्रफी हो गई है, ठीक हो गया, पूरी की पूरी वॉल की एक्सपेंशन हो गई है, उसके जो मायोसाइट्स हैं वो हाइपरट्रफी कर चुके हैं। लेकिन एक्सेंट्रिक का मतलब होता है कि सिर्फ एक सेगमेंट की हाइपरट्रफी हुई है, यानी कि एबनॉर्मल हाइपरट्रफी है, ठीक हो गया। तो कंसेंट्रिक जो होती है वो यूजुअली आपको डायस्टोलिक के अंदर मिल जाती है। अब आप लोग मुझे जल्दी होती हैं उनको लेके आता है, तो आप लोग ये देखें कि एक्यूट और क्रॉनिक के मैंने अभी आप लोगों को दो डिफरेंसेस मेन बताए, एक तो एग्जांपल बताया, फिर मैंने बताया लाइफ थ्रेटनिंग कौन सा है और ये जो है लेस लाइफ थ्रेटनिंग है। उसके बाद बच्चे एक और चीज, एक तो बहुत ही ऑब्वियस डिफरेंस है, आप कहेंगे कि ये किस तरह का डिफरेंस है, लेकिन मैं फिर भी लिखवा देता हूँ कि एक्यूट जो होता है वो रैपिडली डेवलप करता है और जो क्रॉनिक होता है वो इंसिडियसली डेवलप करता है, यानी कि ग्रेजुअली डेवलप करता है। उसके बाद बच्चे जो आपके लिए चीज यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनती है वो मैं आप लोगों को एक सेकंड लिखवा दूं यहाँ पे, एक सेकंड, लेट मी इरेज दिस ऑल। हाँ जी, यहाँ पे बच्चे जो चीज आप लोग के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है इन दोनों की मैनेजमेंट में कहाँ पे डिफरेंस आता है। तो मैनेजमेंट में बच्चे आप लोग ये देखें कि क्रॉनिक हार्ट एक्यूट हार्ट फेलियर के अंदर आप लोग को फौरन फौरन सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट देना होता है, ठीक हो गया। यानी कि आप लोग इसके अंदर कॉन्जेशन को रिलीव करेंगे, लंग्स के अंदर जो फ्लूइड जमा हुआ है, एक्यूट पल्मोनरी एडिमा भी हो सकता है ना इसके अंदर, तो आप लोग उस केस में फौरन फौरन डाययूरेटिक्स देंगे। दूसरी चीज बच्चे आप लोग इसके अंदर परफ्यूजन को इंप्रूव करने के लिए जो हार्ट का डेड पार्ट होने वाला है उसको इंप्रूव करने के लिए फौरन फौरन आइनोट्रॉप्स देंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि डोब्यूटामीन है। और जो प्रेसिपिटेटिंग एजेंट होता है बच्चे जो इस मायोकार्डियल इंफेक्शन को प्रोवोक कर रहा है, जो कि कॉज बन रहा है एक्यूट हार्ट फेलियर की, उसको आप लोग रिमूव करेंगे। क्रॉनिक हार्ट फेलियर के अंदर बच्चे क्रॉनिक की मैनेजमेंट होगी, बेसिकली ज्यादातर वो होती है ड्रग रिलेटेड मैनेजमेंट होती है। तो इसके अंदर आप लोग याद रखें बीटा ब्लॉकर्स आप लोग कॉमनली यूज करते हैं, एस इनहिबिटर यूज कर सकते हैं, ठीक हो गया, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर या फिर एआरबी एल्डोस्टेरॉन रिसेप्टर ब्लॉकर्स यूज कर सकते हैं। और बस ये आपकी स्पेसिफिक इसके अंदर मैनेजमेंट में डिफरेंसेस थे। यानी कि बेसिक पर्पस बताने का ये था कि एक्यूट हार्ट फेलियर के अंदर आप लोगों को सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट जो होती है वो लाजमी देनी पड़ती है, वरना इसके बगैर गुजारा नहीं हो सकता। उसके बाद बच्चे हम लोग आते हैं आप लोग की चैप्टर वाइज डिटेल्स के ऊपर। तो मैंने आप लोगों को जो अभी हार्ट फेलियर की टाइप्स हैं, क्लासिफिकेशन है, पैथोलॉजी है, वो डिटेल में बता दिया। अब आते हैं बच्चे हम लोग इसके ऊपर कि हार्ट फेलियर की मैनेजमेंट जनरली क्या होती है। ये तो मैंने आप लोगों को डिफरेंसेस की फॉर्म में मैनेजमेंट बताई ना, अब मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं कि आपके प्रॉफ में कभी एससीक्यू की फॉर्म में
क्वेश्चन आता है तो आप लोग क्या लिखेंगे, लेकिन 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 एक सेकंड, कॉम्प्लिकेशंस पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हार्ट फेलियर होता है उसकी कॉम्प्लिकेशंस कौन कौन सी होती हैं। काइंडली पहले इनको जॉट डाउन कीजिए बच्चे। रीजंस को हम लोग बाद में स्टडी करेंगे, मतलब मैं साथ साथ बताता जाऊंगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पहले आप लोग नोट कर लें, ज्यादा जरूरी है। रीनल फेलियर क्योंकि कॉम्प्लिकेशन जब भी आते हैं आपसे रीजन नहीं पूछा जाता, आपसे यही पूछा जाता है कि आप लोग उसको सिर्फ नोट डाउन करें, ठीक है। रीनल फेलियर को प्रोवोक कर सकता है जो आपका हार्ट फेलियर होता है। नंबर 2 पे बच्चे आप लोग ये देखें कि हाइपोकैलीमिया करवा सकता है। हाइपोकैलीमिया किस वजह से हो सकता है बच्चे, इसलिए कि हार्ट फेलियर में अगर आपको हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म मिले, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, अब आप लोग बुक्स को टच करेंगे तो फिर आप लोगों को ये चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। मैं सिर्फ ब्रीफ वे में यहाँ पे ये आप लोगों को रीजंस लिखवाता जा रहा हूँ। हाइपरकैलीमिया भी हो सकता है। हाइपरकैलीमिया किस वजह से हो सकता है बच्चे, हाइपरकैलीमिया का रीजन भी आप लोगों को यही मिलता है कि फॉर एग्जांपल कोई आप लोग ऐसी ड्रग थेरेपी यूज कर रहे हैं, जैसे आप लोग कह लें कि एस इनहिबिटर यूज कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी आप लोगों को हाइपरकैलीमिया मिल सकता है। इसके अलावा बच्चे चौथी जो आपको कॉम्प्लिकेशन मिल सकती है वो है हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया क्यों मिलता है बच्चे, हार्ट फेलियर के अंदर खास तौर पे फ्लूइड रिटेंशन बहुत ज्यादा होती है ना, वाटर रिटेंशन। तो वाटर रिटेंशन की वजह से लगता ऐसे है कि सोडियम कम हो गया है। बेसिकली सोडियम की अमाउंट तो कांस्टेंट रहती है लेकिन उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है। अब ये बात समझाने का पर्पस क्या है, जरा गौर फरमाइएगा यहाँ पे बोर्ड पे। मैं आपको फॉर एग्जांपल ये देता हूँ, इट्स दीज आर आर्बिट्रेरी यूनिट्स। मैं आपको आर्बिट्रेरी एग्जांपल दे रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। एक बंदे की बॉडी के अंदर केस 1 में नॉर्मली जो है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि 10 केजी सोडियम है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, हैरान मत होइएगा, 10 केजी सोडियम है, ठीक है। और दूसरा उसको अब एम आई हुआ है तो तब भी उसके अंदर 10 केजी है। फर्क बच्चे ये आया है कि नॉर्मली जब बंदा था तो उसके अंदर 10 सोडियम के लिए तकरीबन आप कह लें कि 5 केजी तो नहीं होता, खैर 5 ml होता है। 5 यार क्या कह रहा हूँ, बस आप आज यूनिट्स को छोड़ दो, वैसे ही देख लो कि 5 जो है वो वाटर के यूनिट्स हैं, ठीक है। और जो हार्ट फेलियर का पेशेंट होगा उसके अंदर क्या होगा बच्चे, उसके अंदर 15 यूनिट्स वाटर के आ जाते हैं। तो अगर आप इनका रेशो निकालो कंसंट्रेशन का तो क्या बनेगा, यानी कि 2 रेशो यहाँ पे बन रहा है और यहाँ पे रेशो बन रहा है बच्चे 1/3 रेशो बन रहा है। तो आप ये देखें कि हार्ट फेलियर के पेशेंट के अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन कितनी सिवियरली डिक्रीज हो गई है। तो बेसिकली हम जब भी हाइपोकैलीमिया, हाइपोनेट्रीमिया, जो कुछ भी हम लोग आयंस की वैल्यू बता रहे होते हैं बच्चे, मेरी बात याद रखनी है कि आयंस की जब भी हम लोग वैल्यू बताते हैं बेसिकली वी आर टेलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ दैट आयन, यानी कि मिली इक्विवेलेंट पर लीटर की फॉर्म में हम बता रहे होते हैं या मिलीग्राम पर डेसीलीटर की फॉर्म में बता रहे होते हैं। कभी भी आप ये नहीं कहते कि एक बंदे में 600 ग्राम सोडियम था तो 600 ग्राम से कम हुआ है तो हाइपोनेट्रीमिया 600 ग्राम से, नो, ग्राम के आगे लाजमी कोई ना कोई और यूनिट लगेगा। तो कंसंट्रेशन की फॉर्म में आप बताते हैं, ये भी चीज मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी। उसके बाद बच्चे आ जाए, पांचवी कॉम्प्लिकेशन जो कि हो सकती है वो है इम्पेयर्ड एलएफटीज, लिवर फंक्शन टेस्ट भी डिरेंज हो सकते हैं। वो क्यों डिरेंज होते हैं बच्चे, वो इस वजह से डिरेंज होते हैं कि जब बैक प्रेशर पड़ता है ना, दोबारा मैं वही एग्जांपल कोट करता हूँ, राइट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है, यहाँ पे आपके लंग्स मौजूद हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप ये देखें कि एक बंदे को राइट साइड का जो हार्ट फेलियर हुआ है तो राइट वेंट्रिकल का बैक प्रेशर एक्सर्ट होगा राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम का बैक प्रेशर एक्सर्ट होगा इंफीरियर वीना केवा को, इंफीरियर वीना केवा का जो ब्लड प्रेशर एक्सर्ट होगा वो पीछे की तरफ जाएगा और हिपैटिक वेन्स पे एक्सर्ट होगा और हिपैटिक वेन्स का ब्लड प्रेशर एक्सर्ट होगा लिवर के ऊपर, ठीक है। तो आपको पता है कि जब भी इस तरह का प्रेशर एक्सर्ट होता है तो लिवर का नेक्रोसिस भी हो सकता है। आप लोगों ने 4th ईयर के अंदर बड़े अच्छे से पढ़ा है, सर इमरान ने भी आपको, मैं भूल गया कि यहाँ पे सिर्फ इकबालियंस नहीं, आई एम सो सॉरी। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप लोगों को आपके टीचर्स ने ये पढ़ाया होगा या 4th ईयर में भी आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि नटमेग लिवर डेवलप हो जाता है, जो कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में या कंजेशन की फॉर्म में डेवलप होता है, ठीक है। तो कंजेशन की फॉर्म में आपको इम्पेयर्ड एलएफटीज भी मिल सकते हैं। उसके अलावा बच्चे आप लोग नेक्स्ट ये देखिए जो यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, सो दैट इज थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। थ्रोम्बोएम्बोलिज्म बहुत ज्यादा कॉमन हो सकता है हार्ट फेलियर के केस में, क्यों, क्योंकि हार्ट फेलियर के केस में जो हार्ट का सेगमेंट होता है तो वो मोबाइल इतना अच्छा नहीं रहता, ठीक है, उसकी मोबिलिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। और आपको बहुत अच्छे से ये पता है, 3rd ईयर की पैथोलॉजी में आप लोग पढ़ के आए हैं कि वर्शोस्ट्राइट के अकॉर्डिंग
जो जिस जगह पे भी ब्लड का स्टेसिस होता है, जहां पे ब्लड रुकता है, जहां पे मोबिलिटी कॉम्प्रोमाइज होती है, वहां पे थ्रोम्बोएम्बोलिक फिनोमेना डेवलप हो सकते हैं। और बच्चे आखिरी चीज जो आपको कॉम्प्लिकेशन आनी चाहिए, एरिथमियाज। हार्ट फेलियर के पेशेंट्स में एरिथमियाज भी डेवलप हो सकते हैं आयनिक डिस्टर्बेंसेस की वजह से, और जो कंडक्टिंग पाथवेज के अंदर जो इंफेक्शन हुआ होता है उसकी वजह से भी डेवलप हो सकता है। अब बच्चे आप लोगों को मैं मैनेजमेंट लिखवा रहा हूँ हार्ट फेलियर की, तो ये मैनेजमेंट मैंने आप लोगों को साफ साफ बता दिया है, लेकिन यहाँ पे लिखवाने का पर्पस यह है कि जब भी कभी आपको यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन आए या कभी आप लोग इमरजेंसी के अंदर मौजूद हों, तो आप लोगों को ये वाले पॉइंट्स लाजमी पता होने चाहिए कि इस बेस पे हम लोगों ने मैनेजमेंट करनी है। ठीक हो गया? तो बच्चे सबसे पहले हार्ट फेलियर की मैनेजमेंट होती है जनरल मेजर्स। ठीक हो गया? दूसरे नंबर के ऊपर आती हैं ड्रग थेरापीज, और ड्रग थेरापीज में आपको मैंने बताया अभी, डाययूरेटिक्स आ सकती हैं, वाइजोडाइलेटर्स आ सकते हैं, एस इनहिबिटर्स आ सकते हैं, एआरबीज अल्डोस्टेरॉन रिसेप्टर ब्लॉकर्स आ सकते हैं। वो हम पेशेंट की कंडीशन देख के डिटरमिन करते हैं। ठीक है? ये नॉन स्पेसिफिक सा ट्रीटमेंट आपने लिखना है। तीसरे नंबर पे बच्चे हम लोग उसको लगा सकते हैं इम्प्लांटेबल डिफिब्रिलेटर। ये क्यों लगा देते हैं बच्चे इम्प्लांटेबल डिफिब्रिलेटर? इस वजह से लगाते हैं कि हार्ट फेलियर के पेशेंट की कॉम्प्लिकेशन है कि उसको एरिथमियाज हो सकते हैं। उन एरिथमियाज अगर उसको हुआ है कोई, तो फिर हम लोग कंसिडर करते हैं इस ऑप्शन को कि उसके अंदर एक डिफिब्रिलेटर लगा दें कि जैसे ही उसको एरिथमिया हो तो वो डिफिब्रिलेटर उस एरिथमिया को न्यूट्रलाइज कर दे। तीसरी चीज बच्चे हम लोग उसके अंदर कोरोनरी वैस्कुलराइजेशन कर सकते हैं। जैसे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो बेसिकली आप देखें कि ये जो आपके फर्स्ट 3 ट्रीटमेंट्स लिखवाए हैं ना, तो ये आपके इमीडिएट ट्रीटमेंट्स हैं जो कि आपको पहले दिन में कंसिडर करना पड़ते हैं या पहले 2 दिन में कंसिडर करना पड़ते हैं खास तौर पे। कोरोनरी वास्कुलराइजेशन भी आपको कंसिडर करना पड़ सकती है अगर एक बंदे को बहुत प्रोमिनेंट जो क्लॉट है और वो डिसलॉज नहीं हुआ आपकी मेडिसिनल ट्रीटमेंट से। ठीक हो गया? तो कोरोनरी वास्कुलराइजेशन का बेसिकली यही मतलब है कि आप लोग उसकी वेसल में थ्रोम्बस जो है उसको निकालें। उसके बाद बच्चे चौथा जो ट्रीटमेंट आता है वो आता है, आप लोग सुन के भी जरा हैरान होंगे, दैट इज हार्ट ट्रांसप्लांटेशन। लेकिन डेविडसन ने ये मेंशन किया है तो इस वजह से मैं भी इसको लिखूंगा कि एक बंदे का अगर हार्ट फेलियर इतना सिवियरली हो चुका है कि बिल्कुल ही उसकी जिंदगी खराब हो रही है, तो फिर उसका हार्ट ट्रांसप्लांट कर देना चाहिए अगर कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं प्रेजेंट। ठीक है? और आखिरी जो ट्रीटमेंट डेविडसन ने लिखा है वो है वेंट्रिकुलर असिस्टेड डिवाइसेस। ये क्या होती हैं वेंट्रिकुलर असिस्टेड डिवाइसेस? इतनी मजे की चीज है, मुझे बहुत पसंद आई है। बच्चे वेंट्रिकुलर असिस्टेड डिवाइसेस बेसिकली ये होती हैं, ये देखें कि बेसिकली ये हार्ट के 4 चेंबर्स हैं। ठीक हो गया? यहाँ पे आपकी एओर्टा मौजूद है। ठीक है? तो आपके हार्ट फेलियर के अंदर मसला ये पैदा होता है कि वेंट्रिकल में जो ब्लड होता है ना, वो ट्रेवल करके नहीं जाता एओर्टा में। तो वेंट्रिकुलर असिस्टेड डिवाइसेस जो होती हैं वो बेसिकली वो डिवाइसेस होती हैं जो कि ब्लड को चैनल करती हैं इनटू एओर्टा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, वेंट्रिकुलर असिस्टेड डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो कि ब्लड को मजबूर करती हैं कि वो वेंट्रिकल से निकल के एओर्टा में जाए ताकि वो सिस्टमिक सर्कुलेशन को पहुंच सके। तो ये बेसिकली आपके हार्ट के पंपिंग फंक्शन को आप ये कह लें कि पोटेंशिएट करती हैं। ठीक है? अच्छा, ये बच्चे मैंने आप लोगों को डिटेल हेडिंग्स बता दी कि आप लोगों ने किस किस्म का आंसर लिखना है, और आप लोगों को क्लिनिकल मैनेजमेंट भी इन लाइंस के ऊपर आनी चाहिए। अब एक और चीज आपको ये बता दूं कि जो जनरल मेजर्स हमने कहे थे, जनरल मेजर्स क्या होते हैं, उस बंदे को क्या करना चाहिए जनरल मेजर्स में? नंबर 1, सबसे पहले आप उसको एजुकेट कीजिए डिजीज की नेचर के बारे में कि डिजीज उसको हुई किस वजह से है। नंबर 2, अब एजुकेशन में आप लोग ये बताएंगे कि उसकी डाइट क्या थी पास्ट में जिसकी वजह से उसको ये सफर करना पड़ा है, आप उसकी हिस्ट्री ले सकते हैं ना, और आप ये बताएंगे कि फ्यूचर में क्या होनी चाहिए। नंबर 3 पे बच्चे आप लोग उसको बता सकते हैं कि अल्कोहल को आपने कंज्यूम नहीं करना क्योंकि अल्कोहल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ कार्डियोमायोपैथी, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी की कॉज है अल्कोहल, और नंबर 2 क्रॉनिक हार्ट फेलियर की ये कॉज बनती है। चौथी चीज जो बच्चे आप उसको बताएंगे वो बताएंगे कि स्मोकिंग रोक दो, खुदा का वास्ता है। 5th नंबर पे बच्चे आप उसको बताएंगे एक्सरसाइज करो थोड़ी बहुत स्टार्ट में, और जैसे जैसे आपका फंक्शन इंक्रीज करता जाए आप एक्सरसाइज को इंक्रीज कर सकते हैं अगर आपको सिम्टम्स नहीं आ रहे तो। अगर सिम्टम्स आ जाएंगे फिर आपसे एक्सरसाइज वैसी नहीं करेंगे, फिर आप कम लेवल की करेंगे। और छठी चीज बच्चे आप उसकी वैक्सीनेशन करवाएंगे। वैक्सीनेशन खास तौर पे क्यों करवाते हैं, ये किस तरह का ट्रीटमेंट है? बच्चे हैरान होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हार्ट जो होता है वो ऑलरेडी
डैमेज सफर कर चुका होता है तो उस डैमेज के अंदर वो प्री डिस्पोज होता है डिफरेंट इन्फेक्शन के लिए, तो आप उसकी न्यूमोकोकल करवा दें वैक्सीनेशन, ठीक हो गया। और ऑलरेडी वो ड्रग्स भी ले रहा होता है तो उसको इनसे भी इफेक्ट आ सकता है। इसी के साथ बच्चे हमने हार्ट फेलियर का जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर लिया है। मैं आप लोगों को न्यू लिंक भेज रहा हूं, जल्दी से वापस आइएगा। आप लोगों को कुछ इमेजेस दिखाने हैं और हम लोगों ने उन इमेजेस को ही देखते हुए बेसिकली डिस्कस करने हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, एंजाइना और एमआई के केसेस को।